अध्यांश के गुस्से से अनजान अस्वी फोन पर बातें करने में बिजी थी। उसकी नज़र एक पल के लिए भी अध्यांश पर नहीं पड़ी। कल शाम एक सेमिनार में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आया हूँ और आते ही आपको फ़ोन किया, सामने वाले ने कहा, जिसे सुनकर अस्वी की मुस्कान और बड़ी हो गई। लेकिन इस मुस्कुराहट ने अध्यांश के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, मैं समझ गई। सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस समय आरोग्य हॉस्पिटल को कौन संभाल रहा है, न्याल? अस्वी ने पूछा। आप अपने घर पर हैं ना? न्याल ने पूछा फिर। नहीं, मैं अभी उस घर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। तुम वो सब छोड़ो, हॉस्पिटल के बारे में बताओ। वहाँ सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? अस्वी ने कहा। अस्वी के दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात सुनकर अध्यांश का पारा चढ़ गया। अब तक तुम मेरी एब्सेंस में वहाँ ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम नहीं हो तो डैड संभालते हैं। वैसे बताओ, तुम्हें लाइफ केयर हॉस्पिटल कैसा लगा? आज तुम्हारा पहला दिन था। स्टाफ कैसा है वहाँ? न्याल ने पूछा। मैं अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इतना कहकर अस्वी चुप हो गई। उसे न्याल को हमले के बारे में बताना ठीक नहीं लगा। लेकिन क्यों? अस्वी का जवाब सुनकर न्याल हैरान रह गया। तुम यह सब छोड़ो, तुम मुझे दिखाओ ना कि न्यूयॉर्क कैसा है। अस्वी ने बात को बदलने के लिए कहा और फिर दोनों के बीच नॉन स्टॉप बातें शुरू हो गई, जिसमें अस्वी न्याल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन अस्वी इस बात से अनजान थी कि उसके बगल में बैठा उसका पति उसकी और न्याल की सारी बातें सुन रहा है, जिससे उनका गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा है। अध्यांश ने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता गया। आखिरकार जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच गिरा दिया और उठकर चला गया। अध्यांश का ऐसा व्यवहार सभी को चौंका देने वाला था। किसी को समझ न आया कि अचानक उसे क्या हुआ। अस्वी ने उसे इस तरह गुस्सा होते देखा। उसी समय उसकी नज़र अध्यांश के खाने की प्लेट पर पड़ी। अध्यांश को अधूरा खाना छोड़ता देख अस्वी हैरान रह गई और उसने कहा, मैं बाद में कॉल करूँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और जल्दी से अध्यांश का खाना लेकर उसके पीछे हो लिए। अस्वी को लगा कि अध्यांश बेडरूम में चले गए होंगे, तो वो सीधा बेडरूम में चली गई, लेकिन अध्यांश वहाँ नहीं था। उसे वहाँ ना देख अस्वी ने स्टडी रूम में जाकर देखा। अध्यांश वहाँ भी नहीं था। अस्वी की चिंता बढ़ गई क्योंकि अध्यांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अध्यांश के गुस्से को जानती थी और इसलिए उसे अध्यांश को देखने की जल्दी थी। उसने अजर्व और उदय को बुलाया और उन दोनों से अध्यांश को खोजने को कहा। कुछ ही मिनट बीते होंगे, उदय वहाँ आया और उसने अस्वी को बताया कि अध्यांश अभी जिम में है। अस्वी यह सुनकर हैरान रह गई कि अध्यांश जिम में है। वह जिम में क्या कर रहा है? वह नहीं जानते कि उसे अभी उससे दूर रहना चाहिए। भाभी, आप खुद जाकर देख लीजिए कि साहब इस वक्त जिम में क्या कर रहे हैं। उदय ने अस्वी को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वह किस हालत में अध्यांश को जिम में देखकर आया है। ठीक है, इतना कहकर अस्वी जिम की ओर जाने लगी। अध्यांश जिम में घुसते ही गुस्से में सारा सामान बिखेर दिया और खुद को बार बार पंचिंग बैग पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी ड्रेसिंग भी खुल गई और खून बहने लगा। लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। उसके कानों में बार बार एक बात गूंज रही थी, मैं जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। काश मैंने वह न किया होता जो मैंने 5 साल पहले किया था। शायद आज अस्वी मुझसे नफरत नहीं करती। उसने मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचती, वह खुद मेरे साथ रहती। अध्यांश यही सब सोच रहा था। तभी जिम का दरवाज़ा खुला और अस्वी अंदर आ गई। जिम में आते ही अस्वी की नज़र उस पर पड़ी तो मानो उसकी सांसें थम गईं। अध्यांश का पूरा कंधा खून से लथपथ था। अध्यांश को खून से लथपथ देख अस्वी दौड़कर उसके पास गई और उसे जिम से बाहर ले गई। जिम से निकलने के बाद अस्वी अध्यांश को बगल के स्टडी रूम में ले गई और उसे सोफे पर बिठाकर अपना मेडिकल सामान लेने चली गई। अतीत में अध्यांश ने उसके साथ जो कुछ भी किया, इस वजह से अस्वी उससे नाराज़ थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उससे नफरत करती हैं। ऐसे समय में जब अध्यांश को उसकी ज़रूरत हो
कल ही उसने यह तय किया था कि अध्यांश को एक मौका देंगी। अस्वी मेडिकल सामान लेकर आती हैं और अध्यांश की ड्रेसिंग खोलती हैं, जो पहले से ही खुली हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि अस्वी आगे कुछ कर पाती, अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अस्वी को अध्यांश का यह व्यवहार बिल्कुल भी समझ न आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछती, अध्यांश खुद ही बोल पड़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अस्वी को समझ न आया कि अध्यांश क्या कह रहा है। तुमने यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी परवाह करती हो, इसलिए प्लीज मेरी परवाह करने का दिखावा करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। क्या आपको लगता है कि यह सब नाटक है? बोलते हुए अस्वी की आवाज़ फट गई। हाँ, ये ड्रामा है ना, तभी तो दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात कह रही हैं। अध्यांश अब भी गुस्से में था। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और माफ़ करें, मेरी वजह से आपको गोली लगी। इतना कहते ही अस्वी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसुओं को रोकते हुए अपना सामान लेने के लिए चली गई। लेकिन उससे पहले अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अध्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि अस्वी इस बात पर विश्वास करके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप मेरी हैं, मिसेज राजवंश। आप क्यों नहीं समझती हैं? आप केवल मेरी है। अपने कान खोलो और सुनो। अगर कोई तुम्हारी ओर देखने की भी हिम्मत करता है या अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें वो मेरा चेहरा दिखेगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अध्यांश का गुस्सा भड़क गया। अध्यांश के गुस्से से लाल आंखें देखकर अस्वी को उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अध्यांश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सही है, तुम सही बात कह रहे हो। तुम भी कान खोलकर सुनो। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे शरीर पर नहीं, मेरी आत्मा पर नहीं और मेरे प्यार पर भी नहीं। आप केवल मेरी नफरत के पात्र हैं मिस्टर राजवंश, और तुम्हें जिंदगी भर मुझसे नफरत मिलेंगी। अध्यांश के मुंह से हक की बात सुनकर अस्वी को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उसे पता न चला कि वह क्या कह रही है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। एक बात और, तुम्हें यहीं रहना होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखूँगा, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या ना हो। अस्वी का यह कहना कि उस पर अध्यांश का कोई अधिकार नहीं है, उसे और अधिक गुस्सा आ गया। उसने अस्वी का हाथ कसकर पकड़ लिया। ज़बरदस्ती शब्द सुनते ही अस्वी की आंखों के सामने 5 साल पहले उसके साथ घटी सारी घटनाएं एक बार फिर घूम गई। ज़बरदस्ती, ये अच्छा है। 5 साल पहले भी आप ज़बरदस्ती किए थे। आपने एक छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया और मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया। आज आप मुझे मजबूर करने के लिए क्या करेंगे? हो सकता है कि आप आज मुझे फिर से मजबूर करें, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी। अध्यांश के मुंह से ज़बरदस्ती शब्द सुनकर अस्वी भी उस वादे को भूल गई जो उसने अध्यांश के रिश्ते को एक मौका देने के लिए खुद से किया था। अस्वी के इस बात ने कि वह अध्यांश से नफरत करती है, अध्यांश के दिल में तूफान पैदा कर दिया और इतने में ही उनका गुस्सा निकल गया। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गईं। उसने अस्वी की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे अस्वी को दर्द होने लगा। नफरत है ना? हाँ, नफरत है। ठीक है, फिर खुद को मुझसे क्यों बांध रखा है? इतने सालों तक क्यों? स्वयं को आज़ाद करो। यदि आपको मुझसे इतनी नफरत है तो क्या ज़रूरत है पूरे दिन भूखा रहकर मेरी लंबी उम्र के लिए उपवास करने का? जवाब दो। बोलते बोलते अध्यांश की आवाज़ तेज हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके से अस्वी का हाथ छोड़ दिया, जिससे अस्वी के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर गई। आज अध्यांश की आंखों में अस्वी ने 5 साल पहले अध्यांश की झलक देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अध्यांश ऐसा कुछ कहेंगे। अध्यांश की बातों ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया और उसके आंसू जो अब तक रुके हुए थे बहने लगे। अध्यांश यही नहीं रुका,
वह फिर अस्वी के करीब आया और उसी गुस्से भरे स्वर में अस्वी की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मेरे सारे निशान मिटा दो इस सिंदूर को, तोड़ दो इस मंगलसूत्र को, या ये काम भी मुझे ही करना होगा, मैं इसे अपने हाथों से करूं। यह कहते हुए उसने अस्वी का मंगलसूत्र तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अध्यांश की बातों ने उसे पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन उसने मंगलसूत्र तोड़ने और मांग का सिंदूर पोंछने की बात सुनी। उसे पता न चला, लेकिन अचानक उसे हिम्मत आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और इससे पहले कि अध्यांश का हाथ उसके मंगलसूत्र तक पहुंच पाता, अस्वी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और पास में पड़ा सर्जिकल चाकू ले लिया। खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी, मैं सच कह रही हूँ कि मैं भूल जाऊंगी कि यह मंगलसूत्र तुमने ही पहनाया है। मैंने किसी को भी मेरा मंगलसूत्र तोड़ने या मेरे सिंदूर पोंछने की इजाज़त नहीं दी है। अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। उस समय अस्वी की आंखें गुस्से से जल रही थीं। अस्वी का ये रूप देखकर एक पल के लिए अध्यांश भी हैरान रह गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अस्वी ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि अस्वी उसे हमेशा मुस्कुराते और मस्ती करते हुए देखा था। हथियार इस तरह उठे हुए कभी नहीं देखे। एक साथ इतनी बातें जोर जोर से बोलने के कारण अस्वी की सांसें थम गईं, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने बोलना जारी रखा, और आप क्या कह रहे थे? मैं अभी भी इस रिश्ते में क्यों हूँ? आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। यह कहते हुए अस्वी अपनी सांसें सामान्य करने के लिए एक पल के लिए रुकी, और जैसे ही उसकी सांसें सामान्य हुई, उसने फिर कहा, मैंने खुद को तुमसे नहीं बांधा है, लेकिन मैंने आपको अपने आप से बांध लिया है। हमारे बीच यह बंधन, यह सिंदूर, यह मंगलसूत्र आपको हमेशा आपकी करतूत याद दिलाएगी। कैसे आपने एक लड़की को अपने सामने झोंकने के लिए मजबूर किया, कैसे आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी की, बल्कि आपने शादी करते ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इस प्रकार लाल सिंदूर प्रेम की निशानी है और मंगलसूत्र काले मोती अदृश्य हैं, लेकिन मेरे सर का ये सिंदूर मुझ पर लगाया हुआ एक दाग है जिसे आप चाहकर भी नहीं धो सकते, और ये गले का मंगलसूत्र आपके लिए एक बेड़ी है जिसे आप उतार नहीं सकते, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और आप क्या सोचते हैं, क्या मैं सौभाग्यवती के रूप में यह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हूँ? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि मैं यह सिंदूर और मंगलसूत्र इसलिए पहनती हूँ ताकि मैं तुम्हारे धोखे को कभी भूल न सकूँ। ऐसा बोलते ही अस्वी की हिम्मत टूट गई। वह रोना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं रोई, क्योंकि आज वह अध्यांश को वह सब कुछ बताना चाहती थी जो उसने पिछले 5 सालों में सहा और सुना था। ये कहते कहते उसके हाथ से सर्जिकल चाकू गिर गया, जिसका उन्हें बिल्कुल भी एहसास न हुआ। वह वहाँ से उठी और आगे बढ़कर अध्यांश का कॉलर पकड़ लिया। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ओह, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती थी। फिर भी तुमने मुझसे बदला क्यों लिया? कौन सा अपराध किया जिसका मुझे सजा दिए हो? मेरे साथ इतना गलत करके क्या मिला? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? अस्वी चिल्ला उठी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भी फट गई। पिछले 5 सालों से उसने जो कुछ भी अपने दिल में भरा था वह आज शब्दों के सामने आ रहा था। उसका दर्द, उसकी परेशानी उसकी आंखों में बह रही थी। बहुत कुछ बोलते बोलते उसने अध्यांश का कॉलर छोड़ दिया और ज़मीन पर गिर पड़ी। वही अध्यांश उसे देख रहा था। अस्वी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अध्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि अस्वी अपने मन में इतना कुछ लेकर बैठी है। अस्वी की आंखों से गिरता हर आंसू अध्यांश को ऐसा महसूस करा रहा था मानो कोई उसके दिल पर छुरी चला रहा हो। एक तरफ अस्वी शब्दों के जरिए अपने दिल का दर्द कम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर अध्यांश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। आज तक अध्यांश को ऐसा लगता था कि उसने अस्वी के साथ जो कुछ भी किया उससे अस्वी नाराज़ हो सकती है, कई लोग उससे नाराज़ होंगे, लेकिन
अगर वह उसे प्यार से मनाएगा तो वो मान जाएंगी और उसे माफ़ कर देंगी। लेकिन आज अस्वी की बातों से अध्यांश को साफ महसूस हुआ कि अस्वी उससे बेहद नफरत करती हैं। लेकिन सच यह नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि अस्वी के दिल का गुस्सा शब्दों के रूप में बाहर आ रहा था, जो पिछले 5 सालों से उसके दिल में थी। अस्वी का रोना असहनीय था और तभी अध्यांश अस्वी के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले कि अध्यांश ऐसा कुछ कर पाता, अस्वी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरा सारा सहारा खुद ही छीन लिया है। तुम्हारे गुस्से भरे फैसले ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे माता पिता, मेरा सम्मान, मेरा आत्मविश्वास, मेरा स्वाभिमान, सब कुछ। बस तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन के 2 साल गंवा दिए। ओह, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे मुझे छोड़ने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। बोलते बोलते अस्वी ने अपने आंसू पोंछ लिए। अस्वी की आखिरी पंक्ति सुनकर अध्यांश चौंक गए, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि अस्वी को क्या हुआ था। जिस रात तुम मुझे छोड़कर चले गए, अगले ही दिन मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। ये कहते हुए अस्वी एक पल के लिए रुक गई और अध्यांश को देखने लगी। अध्यांश के चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर अस्वी ने बताना शुरू किया, और न्याल का नाम जो आपको इतना चिढ़ाता है, उस आदमी ने बिना किसी रिश्ते के मेरा ख्याल रखा। वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। ऐसे समय में जब मुझे ज़रूरत थी, उस समय मेरे माता पिता ने कहा कि वह अस्वी के नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। जब मेरे पति बिना यह बताए चले गए कि मुझे किस अपराध की सज़ा मिली है, जब मुझे अपने पति की साथ और प्यार की ज़रूरत पड़ी, तो न्याल मेरा सहारा बनकर मेरे सामने खड़ा रहा। 2 वर्ष तक उसने बिना किसी आशा के मेरी सेवा की, क्योंकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। हाँ, मैं कोमा में थी। उस वक्त मेरे माता पिता ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, तब वो मेरे साथ खड़ा रहा। न्याल ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे रहने के लिए घर दिया, अपना कैरियर बनाने के लिए मुझे कैंसर विशेषज्ञ बनाया। इतना ही नहीं, अपने ही हॉस्पिटल में पूरा कैंसर विभाग खोल दिया, ताकि नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना न पड़े। तो मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि न्याल मेरे जीवन में तुमसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने मेरे बुरे समय में मेरा विशेष ख्याल रखा है। यह सुनकर कि अस्वी को उसकी वजह से कितना कष्ट सहना पड़ा, अध्यांश अपने घुटनों के बल गिर गया। शर्म से अपना चेहरा झुका लिया, अपने हाथ जोड़ लिए और अस्वी से माफ़ी मांगने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह कुछ बोल न सका। अस्वी ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। इससे पहले कि अध्यांश कुछ कह पाता, अस्वी बोल पड़ी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह घुटने टेकने या हाथ जोड़ने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। मुझे हमेशा पुरुषों की गंदी नज़र का सामना करना पड़ा। आपको पता है लोग मेरे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, मेरे लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? अध्यांश के पास अस्वी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह नजरें झुकाकर वहीं बैठा रहा। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। बेचारी को उसके पति का सुख कहाँ मिलेगा। चलो उसकी थोड़ी मदद करें। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, तो चलो उसे उसके पति का सुख दें। क्या तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर आओगी? क्या तुम मेरे घर आओगी या मैं तुम्हारे घर आऊँ? आप कहें तो होटल चलें? आपकी कितनी कीमत है? चलो भी, मैं आपकी कीमत से अधिक कीमत चुकाऊंगा। अस्वी अध्यांश से वही शब्द और भाषा कही अब तक जो उसने सुनी थी, लेकिन अध्यांश बीच में ही बोल पड़ा, प्लीज़ रुक जाओ, मैं नहीं सुन सकता, प्लीज़। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोक दिया। क्यों? क्या तुम वह नहीं सुन सकते? मैंने उससे भी अधिक बुरे शब्द सुने हैं। पुरुष तो पुरुष, लेकिन महिलाओं ने भी मुझे माफ़ नहीं किया। मैं हर दिन ताने सुनती थी, हर दिन मेरी इज्जत धूल में मिलती थी, हर दिन मेरी इज्जत घटती जा रही थी। अध्यांश के कानों पर हाथ रखा देख अस्वी ने उसे ताना तो दिया, लेकिन अपना हाल बताना नहीं छोड़ा। तुम मुझे इस तरह लोगों की गंदी नज़र और गंदी बातें सुनने के लिए अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में
अकेली लड़की के लिए जीवन जीना कितना कठिन है। मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया, समाज की लानत सुनी, मेरी इज्जत पर सवाल उठाए, सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण। आज अस्वी ने रुकने की कोशिश नहीं की, जैसे वह अपना सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहती हो। इतना सहना किसी के लिए भी आसान नहीं। ऐसी स्थिति किसी भी आदमी को तोड़ देती है, लेकिन अस्वी को कष्ट हुआ। वह भी टूटी हुई थी, लेकिन वह अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। वह आज बिखरी हुई थी, जो रोज थोड़ा थोड़ा टूट रही थी, आज पूरा टूट गई। अस्वी ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछे और खड़े होकर अध्यांश के पास आकर उसके सामने बैठ गई। तुम्हें पता है, मैं रोज न्याल से कहती थी कि मुझे उसे उस एक्सीडेंट में नहीं बचाना चाहिए था। कम से कम मुझे इतना अपमानजनक जीवन तो नहीं जीना पड़ता। उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। यह कहते हुए अस्वी रुक गई और अध्यांश के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे गले से लगा लिया और फिर अध्यांश के आंखों में देखकर उसे कहा, न्याल, जो मेरी इच्छा अधूरी छोड़ दिया था, तुम उसे पूरा करो प्लीज़। मुझे इस दर्दनाक जीवन से मुक्त कर दो। यह कहते हुए अस्वी ने अपने हाथों से अध्यांश के हाथों को पकड़ लिया और गर्दन की तरफ खींच लिया और अपने हाथों से अध्यांश के हाथों को दबाया और खुद को मारने के लिए उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर कस दिया। अस्वी की इस हरकत से पहले तो अध्यांश की आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन अस्वी की बातों से उसे समझ आ गया कि अस्वी क्या कहना चाहती है। जैसे ही उसे अस्वी की बात समझ आई, उसने तुरंत अपने हाथ अस्वी के गर्दन से हटाकर उसके गालों पर रख दिए और थोड़ा गुस्से होकर अस्वी से बोला, क्या कह रहे हो बच्चे? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो मेरे बारे में। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ हो जाए। अस्वी ने अध्यांश की डबडबाई आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अपनी बेबसी की झलक चमक रही थी। थप्पड़ मारो मुझे, अध्यांश ने गुस्से में लेकिन प्यार से अस्वी से कहा। अध्यांश की बातें सुनकर अस्वी के होठ हल्के से हिल गए। अध्यांश थोड़ा आगे बढ़े और अपना माथा अस्वी के माथे पर टिका दिया। अस्वी भी कुछ देर वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद अस्वी दूर खड़ी हो गई और उसका चेहरा भावहीन था। अध्यांश की ओर देखे बिना कहा, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, अब से वहीं रहूँगी। इतना कहकर अस्वी अध्यांश के जवाब सुने बिना स्टडी रूम से बाहर चली गई। अध्यांश बस उसे जाते देखता रहा। अध्यांश अस्वी की मन की स्थिति को ठीक ठीक समझता था और इसलिए उसने भी अस्वी को रोकने की कोशिश नहीं की। अस्वी अध्यांश को कुछ समय देना चाहते थे। उन्हें भी कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि अस्वी को अब एकांत की ज़रूरत है। जब भी उसका गुस्सा थोड़ा शांत होगा तो वह उसे एक मौका ज़रूर देंगी। अस्वी स्टडी रूम से बाहर निकलकर अध्यांश के बेडरूम में चली गई। वहां जाकर वो सीधे वॉशरूम में घुस गई और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। अस्वी 1 घंटे तक शावर के नीचे खड़ी रही। ठंडे पानी से शरीर थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन मन और हृदय अभी भी भारी थे। पानी के साथ साथ उसके आंखों से आंसू भी बह रहे थे। जब उसे ठंड लगने लगी तो अस्वी उन्हीं गीली कपड़ों में वॉशरूम से बाहर आ गई। कमरे में आकर अस्वी ने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं नजर आ रहा था। अध्यांश को कमरे में ना देखकर अस्वी ने आह भरी और बगल वाले कमरे में चली गई। वह शिमला से जो बैग लाई थी उसे उसने खोला नहीं था, तो उसने उस बैग से अपने कपड़े निकाले और अपने गीले कपड़े बदल लिए। फिर वह अपना बैग लेकर बाहर आ गई। एक नज़र कमरे में देखी और वह भारी मन से कमरे से बाहर चली गई। अस्वी कमरे से बाहर निकलकर अपना सामान लेकर हॉल में आ गई। वहाँ हॉल में नायडू अन्ना, राघव अन्ना, आजर्व और उदय बैठे थे। अस्वी और अध्यांश के बीच हुई नोक-झोंक को चारों ने सुना, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके बीच बोलने की या उन्हें शांत कराने की, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। अस्वी का दर्द और परेशानी उन्हीं के मुंह से सुनकर चारों की आंखें नम हो गईं। लेकिन जब उन लोगों ने सुना कि अस्वी के मुंह से लोग उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चारों को अध्यांश पर बहुत गुस्सा भी आया। लेकिन चारों में से किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी। अस्वी घर छोड़ने का फैसला कर लेंगी। जब उन लोगों ने अस्वी को उनके सामान के साथ देखा तो चारों हैरान रह गए।
क्योंकि एक तरफ वो लोग अश्वी और अध्यांश की लड़ाई सुनकर दुखी थे, लेकिन अश्वी इतनी रात को घर से जा रही है और अध्यांश उसे रोक भी नहीं पा रहा। वह उसे देखना भी नहीं चाहता, जिससे चारों नाराज थे। उदय ने आगे आकर अश्वी के हाथ से बैग छीन लिया और उसे कसकर सोफे पर बिठा दिया। वह फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, भाभी, यह क्या नादानी है। आप सर से नाराज हैं, आपकी नाराजगी सर के लिए है, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं। प्लीज़ भाभी, ऐसा मत करो, हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। आपके आने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इतने सालों से एक मशीन की तरह जी रहे हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ और फिर सो जाओ। मुझे यह भी याद नहीं कि एक ही समय में सभी लोग खाने की मेज पर एक साथ बैठे हो। क्योंकि घर आने का समय तय नहीं था, तो एक साथ बैठकर खाना कैसे संभव है। जो आंसू उदय के शब्दों से बामुश्किल रुके थे, आखिरकार अश्वी की आंखों से फूट पड़े और वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और उदय के सर पर हाथ रख उसे ऐसे समझाया, मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी हालत समझो प्लीज़। उदय, मुझे जाने दो, मुझे ऐसे मत रोको। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जब आजर्ब को लगा कि अश्वी को कोई नहीं रोक सकता, तो वह स्टडी रूम की ओर भागा। दरवाज़ा खुला था। जब आजर्ब अंदर आया तो उसने देखा कि अध्यांश जमीन पर बैठा है। उसकी आंखें रोने के कारण लाल और सूजी हुई हैं। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। अध्यांश की यह हालत देखकर आजर्ब को उनके प्रति गुस्सा पिघल गया। आजर्ब ने अपनी नाराजगी दूर की और अध्यांश के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अध्यांश ने आजर्ब का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया और ऊपर देखा। आजर्ब ने सामने देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही बैठा रहा। सर प्लीज़, भाभी को रोको, वह घर छोड़कर जा रही है। प्लीज़ सर, प्लीज़। अध्यांश के कुछ न कहने पर आजर्ब ने उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की, उसे जाने दो आजर्ब, उसे अभी एकांत की ज़रूरत है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह वापस आ जाएंगी, और अगर वह ना आई तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊँगा। अध्यांश ने बिना भाव से कहा, लेकिन सर आप समय देखिए, इस समय भाभी को अकेले जाने देना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। बस आज रात रोक लो, कल सुबह मैं खुद जाकर उन्हें छोड़ दूंगा। आजर्ब ने अश्वी को ना जाने देने के कारण बताया। अध्यांश को भी आजर्ब की बातों से महसूस हुआ और उसने खुद को थोड़ा सीधा किया और उठकर स्टडी रूम से बाहर हॉल की तरफ भागा। अध्यांश को ऐसे तेज कदमों से दौड़ता देख आजर्ब बहुत खुश हुआ। वह भी उसके पीछे दौड़ा। वो दोनों तेजी से हॉल के नीचे आए। दोनों हॉल में आए और इधर उधर देखने लगे। नायडू अन्ना, राघव अन्ना और उदय के उतरे चेहरे को देखकर अध्यांश को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही दोनों नीचे आए, तब तक अश्वी घर की दहलीज पार कर चुकी थी। नायडू अन्ना, राघव अन्ना और उदय ने नम आंखों से अश्वी को घर की दहलीज पार करते देखा, लेकिन तीनों उसे रोकने में असमर्थ थे। अंत में कहीं न कहीं उन्हें भी लगा कि अश्वी का फैसला सही था। वे तीनों दरवाजे की ओर देख रहे थे। उसी समय उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन तीनों ने अश्वी से अपनी नज़रें हटा ली और आवाज़ की दिशा में देखने लगे। उनकी आंखों का लाल रंग देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत रोया होगा। अध्यांश को देखकर तीनों ने अपनी नज़रें घुमा ली, क्योंकि उस वक्त वो लोग भी उससे नाराज़ थे। उन लोगों में भी अध्यांश से नाराज़गी थी। अध्यांश हॉल में आया और इधर उधर देखा, लेकिन अश्वी कहीं नज़र नहीं आई। अचानक उसकी नज़र घर के गेट पर पड़ी तो उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि उस वक्त अश्वी घर की दहलीज लांघ रही थी। अध्यांश को इस प्रकार अपना कदम पीछे खींचता देख आजर्ब उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सर अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज़ आगे बढ़िए और भाभी को रोक लीजिए। अध्यांश जो अश्वी को इस तरह जाता देख हिम्मत हार चुका था, आजर्ब की बातों ने उसे हिम्मत दी। अध्यांश जल्दी से अश्वी के पीछे भागा और इससे पहले कि अश्वी एक कदम भी आगे बढ़ाती, अध्यांश ने एक हाथ से अश्वी का हाथ पकड़ और दूसरी हाथ से उसका लगेज ले लिया। अचानक इस तरह खींचे जाने से अश्वी सीधे अध्यांश से टकरा गई और उसके हाथ अपने आप अध्यांश के कंधों पर पहुंच गए।
अस्वी को समझ न आया कि अचानक हुआ क्या। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नज़रें अध्यान से मिली। दोनों की नज़रें ऐसे मिली जैसे एक दूसरे में खो गए हों। उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ खड़े हैं और इन दोनों को देख रहे हैं। अस्वी अध्यांश की आंखों में इस कदर खो गई कि कुछ देर पहले की सारी बातें भूल गई और वो अध्यांश को गले लगा ली। अध्यांश ने भी अपनी दोनों बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। जैसे ही अस्वी को अपने ऊपर अध्यांश का स्पर्श महसूस हुआ, उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वह फिल्म की तरह घूम गया। अस्वी ने 1 सेकंड में अध्यांश को धक्का दे दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी वैसा ही था। रोते रोते आंखें भी लाल हो गई थी। कहानी के आगे की भाग सुनने के लिए कमेंट्स करें और ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि ये कहानी भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं जो मेहनत करती हूँ उसका फल मुझे भी मिल सके।